आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के 11th हाउस की, जिसे आय भाव भी कहा जाता है। 11वां भाव आपकी प्राप्तियों का है, आपकी अर्निंग्स का है। आपके बड़े भाई का भी 11th हाउस है। अगर बॉडी पार्ट्स में बात करें तो लेफ़्ट शोल्डर, लेफ़्ट हैंड, ये सब 11th हाउस में आ जाते हैं। कई बुक्स में इनको आपके हार्ट की जो सर्जरी है, हार्ट की हेल्थ है, उससे भी रिलेटेड माना गया है। वैसे हार्ट का 4th हाउस है, बट उसकी सर्जरी, उसका ट्रीटमेंट और फर्दर हेल्थ जो है वो 11th हाउस है। इसके साथ ही 11th हाउस आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जो सोशल जो बड़ा सर्कल है, 3rd हाउस भी मैंने कहा था, लेकिन ये सेम त्रिकोण में है, काम त्रिकोण में है, 3, 7, 11, इसलिए इनको पाप भाव भी कहा जाता है। 11th को सबसे ज़्यादा पापी घर कहा जाता है, क्योंकि ऋषियों का ये मानना था कि 11th हाउस में अगर बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स होगी तो नो डाउट आपका सर्कल बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आप एक ऐसे चक्र में फंस सकते हैं कि जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। यानी माया जिसे कहते हैं हम, मोह, उसमें फंसना बहुत ज़्यादा आपका संभव है। अगर 11th हाउस में शुक्र, राहु, इस तरह के ग्रह आ जाते हैं और 9th हाउस लग्न में अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, अगर 9th हाउस बहुत बली है क्योंकि वो धर्म त्रिकोण है, तो आप ये समझेंगे कि भाई कितनी प्राप्ति करनी है, कैसे करनी है। लेकिन अगर 9th हाउस सही नहीं है तो आपकी एंडलेस एक तरह की डिज़ायर्स हो सकती हैं और आप उनके चक्कर में एक दौड़ ख़त्म हुई तो दूसरी शुरू, इस तरह का जीवन हो सकता है। प्राप्ति आपको होती रहेगी, अर्निंग्स आपकी होती रहेंगी। अब यहाँ हम कुछ हाउस को जोड़ कर देखते हैं। पिछला हाउस 10th हाउस जो था वो कर्म का हाउस है, ये आय का हाउस है। तो हम ये समझें कि 10th हाउस एक्चुअली इंसान की पूरी मेहनत मशक्क़त का हाउस है, ये उसकी थकान का हाउस है। और 11th हाउस वहाँ जो कुछ प्राप्त करता है लाइफ में, वो 11th हाउस है। 11th हाउस में ही उसको पता चलेगा कि यार लाइफ में असारता क्या है, लाइफ में कुछ पाके भी कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो असल में 11th हाउस एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन भी लाता है, जो 12th हाउस में अपनी शिखर स्थिति पर जाता है। 11th हाउस का इसलिए एक अच्छा प्लेसमेंट, लग्न से नवम से अच्छा कंजक्शन, भले ही इसको पाप भाव कहा गया है, लेकिन आज के दौर में अर्निंग्स के बिना भी आप कुछ नहीं हो। जब तक आपको कुछ मिलता नहीं है तब तक आप उससे मुक्त भी नहीं होते। जब तक आप कुछ ना कुछ कमा के नहीं देख लेते तब तक आपको समझ में नहीं आता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि 9th हाउस अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज़ आप एंडलेस सर्कल में घूमते रहेंगे और आप कभी ये नहीं महसूस करेंगे कि नहीं यार, कुछ मिल के भी बहुत कुछ मिलता नहीं, अब मोक्ष के त्रिकोण की तरफ चलो। क्योंकि लाइफ का एंड गोल तो भाई 12th हाउस है ना। किसी भी कुंडली में 12th हाउस अगर एक दृष्टि से देखें तो 12th हाउस अच्छा होना क्यों ज़रूरी है, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन 11th हाउस के बाद ही 12th हाउस आता है। और मैं कुछ बात और कहना चाहूँगा कि ये हाउस आपके अगर संबंधों में देखा जाए तो आपके बच्चे की जो, अगर बेटी है तो उसका जो हस्बैंड होगा, या बेटा है तो उसकी वाइफ जो होगी, वो भी इस हाउस से आप देख सकते हैं। क्योंकि ये 5th से अपोजिट है, 5th से 7th है। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। किसी के स्पाउस की अगर वो क्रिएटिव फील्ड में है तो शादी के बाद कैसी ग्रोथ होगी, वो भी आप इस हाउस से देख सकते हैं। क्योंकि 5th हाउस अगर क्रिएटिविटी है तो ये 7th से 5th है। इस तरीके से आप 11th हाउस को और देख सकते हैं। ये हाउस विलासिता का, लग्जरी का हाउस है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेसमेंट हैं जैसे राहु, शुक्र, तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा लग्जरी की चाहता है अंदर से। मैंने फिर कहा 9th हाउस या अलग चीज़ें उसको डिनाई कर रही होंगी तो बात अलग है, नहीं तो उसकी जो दौड़ भाग होगी बहुत ज़्यादा लग्जरी की तरफ होगी। वो 2 का ढाई करना जिसे हम कहते हैं, कि 2 का ढाई करने के चक्कर में लगा रहेगा, बहुत सारे लोगों से मेल जोल होगा, 50 कॉन्टेक्ट्स बनाएगा। तो आज के दौर में अगर आप किसी की कुंडली देखते हैं तो 11th हाउस अगर वो बहुत एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी है, तो उसका 11th हाउस अच्छा होना ज़रूरी है। क्योंकि भाई जैसा देव वैसी, एक कहावत है ना, जैसा देव वैसी पूजा। भाई जैसा क्लाइंट आएगा, अब आप सबको ब्रह्म ज्ञान तो दे नहीं सकते ना, सबको समझ में आना है। तो अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है कि जिसकी यही इच्छा है कि भाई उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा प्राप्तियाँ होती रहें एंडलेस, तो आज के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट हाउस कोई हो गया, वो 11th हाउस हो गया। 11th हाउस बेड़ा गर्क है तो आपके जीवन में मशक्क़त बहुत हो सकती है, प्राप्ति बहुत मुश्किल है। इसलिए कर्म और आय भाव अलग है। कई बार ऐसा होता है कि कर्म बहुत होता है लेकिन आय नहीं होती। आप देख लीजिए 10th और 11th हाउस में डिफरेंस आ जाएगा।
जब हम ग्रह पढ़ेंगे, राशियाँ पढ़ेंगे, तो हमको ये कॉम्बिनेशंस और क्लियर समझ में आएंगे। फ़िलहाल आप ये समझिए 11th हाउस जो है वो अब आप देखिए मंदिर जितने हमारे होते हैं, कई मंदिर जो आजकल लोगों ने बना दिए हैं, जैसा देश वैसा भेष, मनोकामना पूर्ति मंदिर, हज़ारों मंदिर जो बन गए, प्राचीन मंदिर हैं जो सिद्ध मंदिर है, वहाँ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं देखा दिखेगा, लेकिन जिनको मंदिर के ज़रिए अर्निंग करनी होती है, कई लोग दुर्भाग्य से बहुत सारे मंदिरों को ऐसे प्रचारित कर देते हैं मनोकामना पूर्ति। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, 11th हाउस इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। एक ज़माना था जब ऋषियों ने लिखा था कि ये हाउस जो है वो पाप भाव है। तो आप देख लीजिए जिस चार्ट में 11th हाउस बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, उस व्यक्ति को कोई दीन धर्म, अगर वहाँ 9th हाउस इम्पॉर्टेंट नहीं हुआ, उस चार्ट में ऐसे योग नहीं बने, तो ऐसा व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर मैं कहूँगा एक छोटी सी स्टोरी से अपनी बात और क्लियर करता हूँ। एक बार एक गाँव में क्या हुआ कि एक गाँव में एक कपल रहता था, किसान जोड़ा रहता था, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अब उसी समय गांव में एक ऐसा, जिसे कहते हैं दरवेश आया, जिसने उनको ये शगुफ़ा छोड़ा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम चले जाओ साइबेरिया में। ये टॉल्स्टॉय की स्टोरी है, उनकी शॉर्ट स्टोरी है। उसने कहा कि तुम साइबेरिया चले जाओ, क्योंकि टॉल्स्टॉय जो थे वो रशिया के थे, तो उन्होंने वहीं की जगहों का नाम लिखा है। उन्होंने कहा कि दरवेश ने कहा उस जोड़े से कि आप जो है यहाँ क्या कर रहे हो, आपका जीवन इतने सीमित दायरे में है, आप जो है साइबेरिया चले जाओ, वहाँ एक गांव है, वहाँ पर मुफ्त में बहुत सारी ज़मीन पड़ी है, वहाँ शर्त ये है कि अगर आप रात तक जितनी ज़मीन का चक्कर लगा लोगे उतनी आपकी हो जाएगी, और बहुत उपजाऊ भूमि है, फर्टाइल लैंड है, आपको बहुत ज़्यादा आय हो सकती है वहाँ से। अब ये सुन के जो है 11th हाउस एक्टिव ज़्यादा हो गया, और ज़रूर उसके प्लेसमेंट जो हैं ऐसे रहे होंगे जो प्रॉब्लमेटिक होंगे। वो चला गया तो वो सुबह से उसने चलना शुरू किया, और चूँकि लालच बढ़ता गया तो जो अपना नाश्ता लाया था उसकी पत्नी ने एक पोटली में बांध दिया था, वो भी उसने नहीं किया। फिर वो चलता रहा, फिर दौड़ने लगा। नियम ये था कि आपको शाम तक, सनसेट तक वापस आना है, सूर्यास्त तक। वो व्यक्ति जो था वो आधा दिन हो गया, तब भी उसने नाश्ता भी फेंक दिया, पानी था, उसने कहा एक दिन थोड़ा बहुत कम पिएंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दौड़ने में अब उसका लालच बढ़ता जा रहा था, दौड़ने में और दिक्कत होने लगी। वो फिर भी नहीं माना, वो दौड़ने लगा। अब दौड़ते वो शाम तक जो है, जब उसको दिखा कि अरे समय ज़्यादा हो गया, लौटना भी है, तो उसने और तेज़ दौड़ लगाई। पानी तो पिया नहीं था, दौड़ लगाई, उसको बड़ा मुश्किल पड़ गया, पसीने से लथपथ है वो। अब जब उसने देखा कि जो गांव वाले थे वो दूर से उसको देख रहे थे और वो लगभग आ रहा था, तो वो जो है एकदम थक गया, और थोड़ी दूर, जब करीबन होगा 500-600 मीटर दूर, वो वहाँ पर धड़ाम से गिर पड़ा। सामने गांव वाले जो थे, उसने उनसे मदद मांगी, पानी मांगा, गांव वाले हंसने लगे। तो उसने कहा कि तुम हंस क्यों रहे हो, यहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। गांव वालों ने कहा क्योंकि तेरे जैसे हज़ारों यहाँ आए, कोई भी आज तक वापस नहीं आया, सब लोग पहले ही गिरे हैं, समझे। तो ये है 11th हाउस को पाप भाव कहने का कारण, क्योंकि जो मोक्ष जो भाव है 12th हाउस है, वही अल्टीमेट लक्ष्य है जीवन का, इसीलिए इस भाव को पाप भाव बताया है। इसकी अपनी माया है, पूर्ति वूर्ति होती रहेगी, हो जाती है, नहीं होती है। लेकिन कुंडली अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप ज्योतिष समझ रहे हैं और आप उसके स्पिरिचुअल मीनिंग्स नहीं समझ रहे, तो आप एक तरीके से ऋषियों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसलिए ये जो लोग हैं आजकल रेमेडी के नाम पर, मैं ये नहीं कह रहा कि रेमेडियल मेजर्स गलत हैं या नहीं होते, यंत्र मंत्र काम उस तरीके से करते नहीं करते, लेकिन ऐसा कभी कभी प्रयोग में करना ज़रूरी हो तो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो लोग कर रहे हैं वो एक तरीके से वही दरवेश है फेक, जो आया था और आपकी इच्छा को बढ़ा के चला गया। इतने चैनल्स, इतनी इंस्टा रील्स जो न्यूमरोलॉजी के नाम पर, ज्योतिष के नाम पर आपको नए नए शगुफ़े छोड़ रहे हैं, याद रखिए उसी दरवेश की तरह हैं जिसने उसको साइबेरिया पहुंचा दिया, वरना उसकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी कट रही थी। यह ध्यान रखना चाहिए। 11th हाउस के बाद हम कल फिर 12th हाउस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।